हेलो टेंथ क्लास। कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। जिसमें हमने ये देखा कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट दिया था जिसका नाम क्या था बच्चों, R। और इस R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो मैं पूछूं आई किसके होगा, तो आई होगा V अपॉन आर के, है ना। आई क्या होगा, V अपॉन आर के। तो आप देख रहे हो एक बात कि V इक्वल टू आई आर है और आई इक्वल टू V अपॉन आर है। तो आई और आर में कैसा रिलेशन बन गया, आई और आर में कैसा रिलेशन बन गया। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ लिखने की यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे आया आई इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पे देखिए आई और आर में कैसा रिलेशन बन गया है, तो ये इन्वर्सली, मतलब कि यदि आई बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, यदि आई बढ़ेगा करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। या फिर उल्टा बोले रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो बस इसका फ़ायदा उठाएंगे अभी हम। क्या देखिए वो कैसे, तो आगे से पढ़ेंगे। तो देखो आर इजिकल टू वी बाई आई, उल्टा हो गया। आई इजिकल टू वी बाई आर है ना, आर इजिकल टू वी बाई आई हो गया। तो यहाँ से रेजिस्टेंस यूनिट अपने पढ़ी थी ओम, और इसको ग्रीक लेटर से इस तरह से लिखा जाता है। अब बेटा मैं तुमसे पूछूं एक ओम किसे कहेंगे, तो देखो आर इजिकल टू वी बाई आई होता है ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो आर की वैल्यू एक कब आए, जब वी भी एक हो और आई भी कितना हो, एक हो। और 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वी की वैल्यू 1 वोल्ट हो, क्योंकि वी, ध्यान रखना वी को किस में नापते हैं बच्चों, वोल्ट में। किस में नापते हैं, वोल्ट में। पोटेंशियल को हम वोल्ट में नापते हैं। और करंट को किस में नापते हैं भाई, एम्पियर में। किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो एक ओम कब होता है, जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 ओम बोला जाता है ना। अब एक बात बताता हूँ, यदि किसी वायर का रेजिस्टेंस डबल कर दिया जाए, बता सकते हो, इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल तो करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है, हाफ हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि दुगुना कर रहे हो तो 2 से डिवाइड कर दो, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब एक बात देखिए, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है भाई। कई केस में ऐसा होता है करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस समय रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। तो देखिए एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ए डिवाइस कोल्ड रियोस्टेट इज ऑफ्टन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कहता है किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर यदि हमें प्रतिरोध चेंज करना होता है तो हम एक युक्ति यूज़ करते हैं जिसका नाम रियोस्टेट है। भाई हिंदी में भी इसको रियोस्टेट ही बोलते हैं। तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन बना सकता हूँ कि व्हाट इज़ रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का काम क्या होगा कि इसका करंट क्या, इसका रेजिस्टेंस क्या हो, जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, जिसके रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सके, वो आपका क्या बोला जाता है बच्चों, रियोस्टेट। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, अब है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अब देखिए आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो हमने बताया ना कि रेजिस्टेंस एक रुकावट है, अपोजिशन है किसके रास्ते में, इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है ना। जब करंट फ्लो करता है सर्किट में तो उसको बहने से, उसको फ्लो करने से रोकता है कौन, रेजिस्टेंस, है ना। तो मैं अभी एक पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या होगा कि हम अपनी वायर की लेंथ को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। इसका सीधा हिसाब मैं आपसे एक आंसर पूछता हूँ। एक वायर यहाँ से आपके स्कूल से और दिल्ली तक गया हुआ है, और एक वायर आपके यहाँ स्कूल से रेवाड़ी तक गया हुआ है। तो सबसे बड़ी लेंथ किसकी मिलेगी, ऑफकोर्स दिल्ली वाले की मिलेगी, उसकी लेंथ बड़ी है। तो भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी किस में होगा, दिल्ली वाली वायर के अंदर। क्यों, वायर की लेंथ बढ़ जाने से उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कह सकते हो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहला बात है ना, पहली बात होगी ना। दूसरी बात बच्चों, एक अब यही केस समझो
दो वायर है, एक स्कूल से रेवाड़ी जा रहा है वो पतला वायर है, एक स्कूल से रेवाड़ी जा रहा है वो मोटा वायर है। तो किस में करंट कम नुकसान होगा, किस में करंट का लॉस होगा कम? तो भाई जो मोटा वायर है ना उसमें कम होगा। क्यों? क्योंकि जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्या तुम इसको ऐसे समझ लो, एक हाईवे है, एक छोटा सा रास्ता है, उसमें बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है। और एक रोड है जिसमें बहुत बड़ा रोड है, उसमें एक्सीडेंट होने के उसमें व्हीकल उतने ही हैं, पर अब रोड चौड़ा होने की वजह से व्हीकल आराम से खुले खुले आराम से चलेंगे, इससे एक्सीडेंट होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसी तरह आप ये कह सकते हैं कि यदि एरिया बढ़ा दिया जाए, मोटा बना दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, यदि पतला वायर लोगे ना तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तुम इसका सीधा सीधा हिसाब समझ लिख सकते हो, एक घर में पतला वायर है, एक घर में मोटा वायर, आप देखना पतला वायर जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पतले वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज़्यादा। पर अब ध्यान रखना, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो अनुक्रमाती हो गया, एक हो गया व्युत्क्रमणुमाती। व्युत्क्रमणुमाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज़ बढ़ गई एक चीज़ घट गई, ये व्युत्क्रमणुमाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको अनुक्रमाती बोलते हैं, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, अब क्या कहना चाहता हूँ मैं आपसे, वो देखिए जो मेन मुद्दे की बात है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए के। अब भाई इसको फिर से हटाना है और इक्वल का साइन लेना है, तो यहाँ पे हमें फिर से क्या देना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इस रो भी बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना ये अलग से पी टाइप में, इसका नाम रो है, आर एच ओ, रो भी बोलते हैं। और इसका नाम है वैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब आती है इसकी यूनिट क्या होती है, भाई हर चीज़ की यूनिट याद रखना, जैसे एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की मीटर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, पोटेंशियल की वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर होती है ना। उसी तरह बेटा रेजिस्टिविटी की आप क्या याद रखेंगे, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर, है ना। अब एक बात जरूर ध्यान रखना, हम बात करें भाई मेटल्स की और एलोइज़ की। एलोइज़ क्या होती है, मिश्र धातु, जिन्हें एक मेटल से दूसरे मेटल के साथ मिलकर बनाया जाता है। उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो बहुत कम होती है, माइनस में होती है। वो लगभग होती है 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 होती है। पर जो इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें से करंट पास नहीं होता, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख रहे हो कितनी है, 10⁻12 से लेकर 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक होती है, ठीक है ना। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, ये भी बात याद रखनी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या करती हैं भाई, वेरी करती हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखो कुछ दिखा रखी वैल्यूज दिखा रखी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.60 10⁻⁻8, जबकि कॉपर की उससे थोड़ी सी है ना फ़र्क है 1.62, इसलिए सिल्वर सबसे अच्छी है। जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम, समझ लो वो ही बहुत अच्छा है, इसलिए इसको कंडक्टर में रखा गया है ना। इंसुलेटर में देखिए यहाँ पे पावर प्लस में आ गई, यहाँ प्लस में पावर आ गई, यहाँ पावर माइनस में है, तो माइनस में हो गया छोटा होगा, आप सभी जानते हैं, और जितना छोटा होगा उतना ही बढ़िया है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कंडक्टर की और एलओइज की माइनस में होती है, इसलिए ये अच्छी बात है, और इंसुलेटर की प्लस में होती है, इसलिए वो इंसुलेटर होता है। इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए बच्चों ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। अब हम करेंगे, देखेंगे जब इनको याद, जब रिवाइज करेंगे लेसन को, जब इनको भी करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अब एक बात समझना बेटा, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। देखो हर, अब बोलेगा रेजिस्टेंस सर है क्या, तो मैं कहता हूँ कोई भी अप्लाइंस उस सभी का रेजिस्टेंस है। जैसे बल्ब देखा है आप लोगों ने, उसका भी रेजिस्टेंस है, फ़ैन है उसका भी रेजिस्टेंस है, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, सभी का अपना अपना अप्लाइंस का क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। मान लो तुम्हारे पास 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 एंड R4, है ना। तो मैं कहता हूँ तुम इन R1, R2, R3, R4 को लगा के दिखाओ, एक साथ जोड़ के दिखाओ, इनके कनेक्शन करो। तो एक कनेक्शन तो क्या है कि एक तार ले लो और उनको एक के पीछे एक के पीछे एक जोड़ दो, एक ही लाइन में जोड़ दो। तो ऐसे कम्बिनेशन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम, माने कि सीरीज कम्बिनेशन, याद रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं उसको, सीरीज कम्बिनेशन,
या फिर एक ऐसा हो सकता है एक के ऊपर एक एक कर दो, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स है और हम उसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास दो कंबाइन करने के तरीके हैं, एक तो सीरीज है और दूसरा क्या है, पैरेलल। अभी समझ में आएगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे R1 R2 R3 थ्री रेजिस्टेंस है और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, तीनों एक लाइन में बने हुए हैं। देखिए करंट आएगा सीधा इसी में से जाएगा, R1 से जो करंट R1 से होके जाएगा वही R2 से होके जाएगा, वही R3 से जाएगा। तो जब एक ही करंट तीनों में से होके जाए ना, तो वो तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। पर जब करंट तीनों में से अलग अलग होके निकले, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग करंट जाएगा, यहाँ से अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा, वो बात अलग है कि यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो ध्यान रखना, पैरेलल में एक के ऊपर एक होता है पैरेलल, जिसको हम पार्श्व क्रम बोलते हैं, और सीरीज को श्रेणी क्रम बोलते हैं। इस तरह से याद रखोगे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये याद रखना, ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, चलिए अब आइए रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अब एक ही क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि हमारे घरों में जो सर्किट लगे होते हैं, जैसे फ़ैन वगैरह होता है, ये कौन से कॉम्बिनेशन में लगा होता है, सीरीज़ में या पैरेलल में। तो याद रखना, हमारे घर के अंदर जो फिटिंग होती है वो कौन से कॉम्बिनेशन में होती है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। क्यों, अब आप पूछेंगे, सही बात है। तो इसका रीज़न मैं आपको यहीं से देता हूँ, सुनिए अब ध्यान से। मान लो कि हमारे घर में कॉम्बिनेशन सीरीज़ का है और बीच वाला R2 ख़राब हो जाता है, एक कमरे में रेजिस्टेंस है R2 वो ख़राब हो जाता है, तो ये बताओ R1 में तो चली गई, R2 ख़राब हो गया, क्या R3 में लाइट जाएगी? नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। तो इससे बचने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये था सीरीज़ और पैरेलल के बारे में। अब इसके फार्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों, है ना। तुम्हारी बुक्स के अंदर डेरिवेशन तो बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी आप चाहते हो कि यदि याद किए जाए, डेरिवेशन एक बार समझाया जाए, तो मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। चलिए, तो एक बार डेरिवेशन और देख लेते हैं। सबसे पहले सीरीज़ का देखते हैं। देखिए, मान लो ये पोटेंस एक वोल्टमीटर है, V1 V2 V3, है ना, और एक रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 के लगाया गया है, और एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज V है, और एक एमीटर है उसको यूज़ किया गया है। तो यहाँ से बताओ, जो कैपिटल जो V होगी वो तीन हिस्सों में टूट जाएगी। एक तो V1 में जाएगी, एक V2 में चली जाएगी, एक V3 में जाएगी। मतलब कि यहाँ जब तुम वोल्ट मीटर नापोगे तो यहाँ अलग पोटेंशियल मिलेगी, यहाँ अलग पोटेंशियल मिलेगी, यहाँ अलग पोटेंशियल मिलेगी। अब ये तीनों पोटेंशियल किसकी वजह से आई, तो कहते हैं इस बड़ी पोटेंशियल की वजह से, मतलब इसी की पोटेंशियल यहाँ जाके तीन हिस्सों में टूट गई। तो हम लिख सकते हैं कि जो कैपिटल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पर हम तो जानते हैं कि V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये रहा V इज इक्वल टू IR, और V1 किसके बराबर होगा, IR1 के बराबर होगा। तो एक बात समझिए, V1 किसके बराबर होगा, IR1। देखो I1R1 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट एक ही रहता है, तो इसलिए I1 I2 I3 मत करना इसको। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। फॉर्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू V1 V2 V3। V1 की जगह V की जगह IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और IR3। क्या को माना जाएगा बच्चों, I को माना जाएगा, और रेजिस्टेंस सीरीज बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला याद रखना है, रेजिस्टेंस सीरीज का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस में R3। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल में आ जाइए। रेजिस्टेंस पैरेलल में देखिए, यहाँ पे ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये वोल्टेज है। ध्यान रखना, सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है। वहाँ पे V1 V2 V3 था ना, यहाँ पे I1 I2 I3 होगा। एक बार ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन कई बार देखा है कि सीरीज़ के अंदर क्या सेम रहता है, तो आप बोलेंगे करंट। तो क्या अलग रहता है, V अलग रहता है। पैरेलल में उल्टा कर दो, पैरेलल में V सेम रहता है और करंट क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक बात बताइए, देखो I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यदि उसके तीन करंट बन गए हैं। तो देखो, यहाँ से बैटरी से मेन करंट चला था, ये देख रहे हो आप, ये रहा,
ये आई चला था और ये कितने हिस्से में टूट गया, I1 I2 I3। तो आई किसके बराबर हो गया, तो आप बोलोगे सर I1 प्लस में I2 प्लस में I3। अच्छा, अब एक फार्मूला पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी बाई आर। तो इस आई की जगह क्या लिख दूँ, V बाई आर, क्योंकि पैरेलल पढ़ रहे हैं तो V बाई आर पी। I1 की जगह क्या रख दूँ, V बाई आर वन। सबास। देखो V1 नहीं रख सकते क्योंकि V तो सेम रहेगा, तो V बाई आर वन। आई टू की जगह क्या रख देंगे, V बाई आर टू। I3 की जगह क्या रख देंगे, V बाई आर थ्री। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखो बेटा, यदि थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप इसको दोबारा से देखना, जब तुम्हें बिल्कुल और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें बहुत अच्छा समझाने की, तो थोड़ा सा आपको भी साथ देना पड़ेगा समझने में, है ना। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर पी, वी बाई आर वन, वी बाई आर टू। देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, वी, तो वन बाई आर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई आर वन, वन प्लस में वन बाई आर टू प्लस में वन बाई आर थ्री। तो ये फार्मूला याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, वन बाई आर पी इज इक्वल टू वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री, वन बाई आर फोर। ऐसे बहुत होते हैं, ये तो तीन लिए थे, चार भी ले सकता है वो, ठीक है ना। तो ये थे भाई सीरीज और पैरेलल, कई बार आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि जब कोई भी वायर होता है या कोई भी अप्लाइंस होता है, जब उसके अंदर से बच्चों आप करंट पास करते हो तो वो गर्म हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और इसकी वजह से पावर का क्या होता है भाई, लॉस भी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर के बाहर, जो आपके घरों के पास बाहर जो वायर जा रहे हैं, मेन वायर जा रहे हैं, कई बार वो उसमें आवाज़ भी आती है और वो बहुत गर्म भी हो जाते हैं। इससे पावर का क्या होता है, लॉस होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो आपकी बुक्स के अंदर सीधा बस ये पूछा जाता है कि जो हीट निकली वो किसके बराबर होगी। तो देखो एच क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, वो किसके बराबर होगी, वी आई टी। आप यदि यू निकालना चाहते हो ना कितनी हीट निकली, तो उसका एक फार्मूला है वी आई टी, जहाँ वी क्या है आपका पोटेंशियल, आई क्या है करंट, और टी आपका क्या है टाइम, है ना। दूसरा देखो वी इजिकल टू किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा वी इजिकल टू आई आर। तो यहाँ पे वी इजिकल टू आई आर रखो तो क्या बनेगा, बताओ। चलो वी इजिकल टू आई आर यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, आई स्केयर आर टी। तो दोनों फार्मूले याद रखने हैं, एक तो वी इजिकल टू आई टी होता है और दूसरा क्या होता है आई स्केयर आर टी। ये है हीट, इसको जूल्स लॉ बोलते हैं। इस लॉ को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ये ऐसे पूछेगा व्हाट इज जूल्स लॉ, तो आप लिख देना एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, है ना। it means यदि the law implies that heat produced in resistor is directly proportional to the square of current। जो हीट होगी वो करंट के स्केयर के, है ना, डार्कली प्रोपोर्शनल होगी। वो डार्कली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और वो डार्कली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। जितना टाइम बढ़ाओगे उतनी हीट निकलेगी, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी हीट निकलेगी, जितना करंट बढ़ाओगे उतनी ही हीट निकलेगी भाई। तो ये था कौन सा ला भाई, जूल्स ला, ठीक है ना। अब आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कुछ खास नहीं है, अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। कहता है कि अब हम इसका यूज़ करेंगे कैसे, वो हम यूज़ करेंगे फ्यूज़ में। आप सभी ने फ्यूज़ तो देखे ही होंगे, जो हमारे मेन सर्किट बोर्ड में लगे होते हैं। जब लाइट बहुत फुल आ जाती है तो वो क्या करता है कि वो फ्यूज़ क्या होता है, उसके अंदर एक वायर लगा होता है, वो फ्यूज़ का वायर होता है, वो पिघल जाता है, जिससे कि घर के अंदर जो मेन सप्लाई है वो लाइट की सप्लाई बंद हो जाती है और हमारे जो अप्लाइंस है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। ऐसा क्यों है, सुनो। अब उस वायर का रेजिस्टेंस होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस होगा तो उसमें करंट झेलने की भी क्षमता होगी। पर जैसे ही करंट उससे ज़्यादा जाएगा ना बच्चों, तो वो क्या, वो पिघल जाएगा। और आपने देखे होंगे वाइट वाइट कलर के, है ना। नहीं देखे हैं तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं फ्यूज़, तो उसके अंदर आपको वायर दिखाए जाते हैं। वो वायर क्या करते हैं भाई, उनकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है ना, करंट झेलने की। कोई 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, ऐसे होते हैं, ठीक ना। वो क्या काम करते हैं, वो हमारे जब फुल लाइट आ जाती है तो क्या करते हैं, वो पिघल जाते हैं, और पिघलने से फिर हमारे घर के अंदर जो मेन लाइट है, जो मेन अप्लाइंस उनको बचा लेता है। तो ये था भाई आपका हीटिंग इफेक्ट का अब यूजेस, है ना। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आपने शायद शक्तिमान सीरियल देखा होगा जिसमें बार बार एक डॉक्टर जयकुल कहता है पावर पावर। तो ये पावर होती क्या है, कुछ नहीं है। जब v को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे i से तो वो क्या बन जाती है, पावर। या फिर आप ये कह सकते हो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड। किस रेट से पावर को हम यूज़ कर रहे हैं वो पावर। आप किस रेट से, किस दर से आप अपने घर के अंदर लाइट को यूज़ कर रहे हो, वो आपकी क्या बोली जाती है, पावर। जैसे बोलते हैं भाई हाई पावर का है तो उसका मतलब इसकी रेट है ना एनर्जी कंज्यूम करने की वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है पावर। ठीक है ना। और पावर को किससे लिखते हैं, पी से। अब इसका फार्मूला याद रखना है भाई, पावर इज इक्वल टू वी आई। आपको क्या करना है, जितने भी यूनिट के अंदर फार्मूले हैं ये सभी मेरे पास सेंड करने हैं, इसकी पिक्चर सेंड करनी है ग्रुप के अंदर, ठीक है, या मेरे पास पर्सनली सेंड करनी है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इसको सही समझ रहे हो। पावर जिसको बोलते हैं, अब ये किसके बराबर होती है, वी आई, जहाँ वी क्या है बच्चों, पोटेंशियल, और आई क्या है, करंट। अब फिर से देख लो, वी इजिकल टू आई आर होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आई स्केयर आर। या फिर आई इजिकल टू क्या बन जाएगा, वी स्केयर बाई आर स्केयर। आर स्केयर से आर कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी स्केयर बाई आर। या फिर अभी इसको आप फार्मूले में से याद कर सकते हो कि पावर के 3 फार्मूले हैं, पावर इजिकल टू वी आई भी होता है, पावर इजिकल टू आई स्केयर आर भी होता है, और पावर इजिकल टू वी स्केयर बाई आर भी होता है। अब आती है इसकी यूनिट, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी यूनिट क्या है, वाट। जैसे हम बोलते हैं ना ये 10 वाट का है, ट्यूबलाइट आप लेके आते हो या फिर कोई भी फैन लेके आते हो या कोई अप्लाइंस है, उस सभी की पावर लिखी होती है बच्चों। उस पावर को किस में नापते हैं, वाट में। किस में नापते हैं, वाट में। एक वाट, अब ध्यान रखना, 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। और किलो आवर आउट हमारे घरों के अंदर ली जाने वाली यूनिट होती है। जैसे अपने घरों में हमने देखा होगा मीटर होता है, उस रीडिंग निकालता, भाई एक रीडिंग निकाल दी, 2 रीडिंग निकाल दी, तो उसके पीछे KWH लिखा होता है बच्चों, किलो वाट आवर। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ये, किलो वाट आवर, ठीक है ना, ये यूनिट होती है। और 1 किलो वाट कितने बराबर होता है, 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है बच्चों। ठीक है। तो ये था बच्चों आपका लेसन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा लेसन कम समझ में आया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिए, जो चीज़ें आपने नहीं सुनी थी या जो इग्नोर हो गई हैं वो फिर से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर एक और नए लेसन के साथ।